दोस्तों नमस्कार। ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। एनसीईआरटी श्रृंखला के अंतर्गत आज की वीडियो में आप पढ़ेंगे छठवीं कक्षा की सिविक्स यानी नागरिक शास्त्र सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन भाग 1 का तीसरा अध्याय सरकार क्या है। दोस्तों इस अध्याय के अध्ययन से आप जानेंगे सरकार यानी गवर्नमेंट क्या है, इसके प्रमुख कार्य कौन से हैं और ये हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण होती है। सरकारों के प्रमुख प्रकार और उनमें प्रमुख अंतर कौन से होते हैं, सरकार के कार्यों की बहुविविध प्रकृति कैसी है और सरकार के प्रमुख स्तर कौन से हैं जिनके द्वारा वह अपने निर्णयों को लागू करने का कार्य करती है। इसके अलावा आप जानेंगे लोकतांत्रिक सरकार और इसके चयन की प्रक्रिया क्या है। तो आइए शुरू करते हैं आज का अध्याय 3 सरकार क्या है। दोस्तों सरकार शब्द का जिक्र आपने कई बार सुना होगा। इस पाठ में आप ये जानेंगे कि सरकार क्या है और ये हमारे जीवन में कितना महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। सरकारें क्या कार्य करती हैं, वे निर्णय कैसे लेती हैं और अलग अलग तरह की सरकारें जैसे लोकतांत्रिक सरकार और राजतंत्री सरकार के बीच क्या अंतर है, आज की वीडियो में हम जानेंगे। देखिए ये कुछ हेडिंग्स हैं समाचार पत्रों की। सरकार से कामगारों के अधिकारों की रक्षा की मांग, बाढ़ पीड़ितों के लिए सरकार की ओर से राहत सामग्री, प्याज की दर में उछाल, सरकार ने प्याज के दाम तय किए, सर्वोच्च न्यायालय के लिए 5 और न्यायाधीश, सरकार कोयला और बिजली विभागों के पुनर्गठन के पक्ष में है सरकार, और सरकार ने 15,000 से अधिक गांवों को सूखाग्रस्त घोषित किया। तो इसके जो ये हेडिंग्स हैं इनको जान के आप सोच सकते हैं कि सरकार कितने भिन्न भिन्न प्रकार के कार्य करती है। दोस्तों हर एक देश को विभिन्न निर्णय लेने और काम करने के लिए सरकार की ज़रूरत पड़ती है। किसी भी देश में उन सरकार की ज़रूरत पड़ती है, ऐसा इसलिए कोई निर्णय लेना हो और जो भी काम करना हो, चाहे राष्ट्र हित में, देश हित में, समाज हित में या फिर किसी नीति को लागू करना या विदेशों से संबंध के लिए, सभी कुछ में निर्णय लेने और काम करने के लिए सरकार की आवश्यकता होती है। ये निर्णय बहुत सारे विषयों से संबंधित हो सकते हैं, जैसे सड़क और स्कूल कहाँ बनाए जाएं, बहुत ज़्यादा महंगाई हो जाने पर किसी चीज़ के दाम कैसे घटाए जाएं और बिजली की आपूर्ति को कैसे बढ़ाया जाए। ये सब सरकार के कई सामाजिक मुद्दों और राजनीतिक मुद्दों के संबंध में संबंधित कार्य होते हैं। उदाहरण के लिए सामाजिक मुद्दों के संबंध में सरकार गरीबों की मदद के लिए कई कार्यक्रम चलाती है। इसके अलावा कई अन्य महत्वपूर्ण काम भी करती है, जैसे डाक सेवा और रेल सेवा चलाना। दोस्तों सरकार का काम एक और काम है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, देश की सीमाओं की रक्षा करना। सरकार का काम देश की सीमाओं की रक्षा करना और दूसरे देशों से शांतिपूर्ण संबंध बनाए रखना है। सरकार की जिम्मेदारी यह सुनिश्चित करना होता है कि देश के सभी नागरिकों को पर्याप्त भोजन और अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं मिले। इसके अलावा जब प्राकृतिक आपदा आती है जैसे सुनामी या भूकंप, तो मुख्य रूप से सरकार ही बाढ़ पीड़ितों की सहायता करती है और ये सभी कार्य सरकार के लोक कल्याणकारी कार्यों के अंतर्गत आते हैं। यदि कहीं कोई विवाद होता है या कोई अपराध करता है तो लोग न्यायालय जाते हैं। न्यायालय भी सरकार का एक अंग होता है। दोस्तों शायद आपको यह जानकर आश्चर्य हो रहा होगा कि सरकार इतना सब कुछ कैसे कर पाती है और सरकार के लिए इन कामों को करना क्यों ज़रूरी होता है। जब लोग इकट्ठे रहते हैं और काम करते हैं तो कुछ हद तक एक व्यवस्था की ज़रूरत होती है जिससे आवश्यक निर्णय लिए जा सकें। कुछ नियमों की ज़रूरत होती है जो सब पर लागू हों। उदाहरण के लिए संसाधनों के नियंत्रण और देश की सीमा की सुरक्षा की ज़रूरत होती है ताकि लोग सुरक्षित महसूस कर सकें। लोगों के लिए सरकार कई तरह के काम करती है, वह नियम बनाती है, निर्णय लेती है और अपने सीमा में रहने वाले लोगों पर उन्हें लागू करती है। तो दोस्तों अगर जो हम इस बुक के अलावा थोड़ा सा सोचें तो जो सरकार होती है, सरकार के 3 प्रमुख कार्य होते हैं। कानूनों का निर्माण करना, उन कानूनों को लागू करना और कानूनों को भंग करने वाले या उनको न मानने वाले लोगों को दंड की व्यवस्था करना। तो ये सब जो कार्य हैं सरकार के विभिन्न अंगों द्वारा किए जाते हैं। इसी प्रकार से जैसे जो कानूनों का निर्माण करता है उस अंग को व्यवस्थापिका कहते हैं,
जो कानूनों को लागू करता है उसको कार्यपालिका, और एक अंग होता है जो इन कानूनों को मानने वाले या उल्लंघन करने वालों को दंड की व्यवस्था करता है, वो न्यायपालिका अंग कहलाता है। तो सरकार के जो कार्य हैं आप समझ सकते हैं बहुत विविध प्रकार के हैं। उनकी विविधता इतनी अधिक है कि जीवन के प्रत्येक क्षेत्र से जो भी संबंधित, हमारे जीवन के प्रत्येक क्षेत्र से संबंधित चीज़ें सरकार के दायरे में आती हैं। ये देखिए, ये हमारा सर्वोच्च न्यायालय है दोस्तों। सर्वोच्च न्यायालय, भारत पेट्रोलियम और भारतीय रेल, ये सभी सरकार के अंतर्गत हैं और उसी से संचालित होते हैं। अब आइए जानते हैं सरकार के स्तर। तो दोस्तों आपको ये पता है कि सरकार बहुत सारे कार्य करती है और ये बहुत सारी चीज़ों के लिए जिम्मेदार है। तो आप ये सोच सकते हैं कि सरकार ये इंतजाम या व्यवस्था कैसे करता है। दरअसल सरकार अलग अलग स्तरों पर काम करती है। सरकार जो है वो अलग अलग स्तरों पर काम करती है। ये स्तर हैं स्थानीय स्तर, राज्य स्तर और राष्ट्रीय स्तर। स्थानीय स्तर का मतलब क्या होता है? तो दोस्तों स्थानीय स्तर का मतलब ये होता है आपके गांव, शहर या मोहल्ला। राज्य स्तर का मतलब पूरे राज्य को, जैसे हरियाणा या असम की सरकार पूरे राज्य में काम करती है। और इसी तरह राष्ट्रीय स्तर की सरकार का संबंध पूरे देश से होता है। और आप आगे चलकर पढ़ेंगे कि स्थानीय सरकार कैसे काम करते हैं और आगे आप पढ़ेंगे कि राज्य सरकारें और राष्ट्रीय सरकारें कैसे काम करती हैं। लेकिन आपको यहाँ पर इतना जानना ज़रूरी है कि सरकार ये जो बहुविविध प्रकार के कार्य हैं उनको कैसे मैनेज करती है, तो उसके लिए वो स्थानीय स्तर, राज्य स्तर और राष्ट्रीय स्तर के सरकारों के संचालन से ये कार्य करती है। दोस्तों भारत का ये मैप आप देख लीजिए, ये पॉलिटिकल मैप है भारत का। भारत और उसके पड़ोसी देश, जैसे देखिए भारत है, ये भारत जो है इसके पड़ोसी देश पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, नेपाल, चीन, भूटान, बांग्लादेश और देखिए यहाँ पर श्रीलंका एक समुद्र का द्वीप है, मालदीव है। ये सब भारत के सीमावर्ती देशों में शामिल हैं। यहाँ पर भारत के एक प्रशासनिक प्रभाग का वर्णन किया गया है जिसमें राज्य और उससे संबंधित जो विभिन्न ज़िले हैं वो सब दर्शाए गए हैं। दोस्तों एक फैक्ट है आपके लिए, आंध्र प्रदेश राज्य का पुनर्गठन हुआ था। तो आंध्र प्रदेश राज्य के पुनर्गठन के पहले भारत में कुल 28 राज्य थे, लेकिन 2 जून 2014 को भारत का 29वां राज्य तेलंगाना बना था। लेकिन अभी हाल के संशोधन के बारे में बता दें कि जम्मू कश्मीर राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में विभक्त कर दिया गया है। तो इस आधार पर अब पुनः 28 राज्य बचे हैं। दोस्तों सरकार और कानून, सरकार क्या है आपने जान लिया। अब आइए देखते हैं सरकार और कानून का क्या संबंध है। दोस्तों सरकार कानून बनाती है और सरकार का जो व्यवस्थापिका या लेजिस्लेचर अंग है वो कानून बनाता है और देश में रहने वाले सभी लोगों को ये कानून मानना पड़ता है। केवल यही वह तरीका है जिससे सरकार काम कर सकती है। सरकार के पास जैसे कानून बनाने की ताकत होती है, वैसे ही ये ताकत होती है कि वो लोगों को कानून को मानने के लिए बाध्य करे। उदाहरण के लिए एक कानून है कि गाड़ी चलाने वाले के पास लाइसेंस होना चाहिए। अगर कोई बिना लाइसेंस के गाड़ी चलाते हुए पकड़ा जाता है तो उसे जेल की सज़ा काटनी पड़ती है या फिर जुर्माना भरना पड़ता है। और सरकार जो कार्रवाई कर सकती है, उसके अलावा अगर लोगों को ये लगे कि किसी कानून का ढंग से पालन नहीं हो रहा है तो वो भी कुछ कदम उठा सकते हैं। जैसे अगर किसी व्यक्ति को ये लगे कि उसके धर्म या उसकी जात के कारण किसी नौकरी में नहीं लिया गया तो वो न्यायालय जा सकता है और अपने अधिकारों के दावा के लिए वो कर सकता है कि कानून का पालन नहीं हो रहा है। तब न्यायालय वो आदेश देगा कि क्या कदम उठाने की ज़रूरत है ताकि किसी भी व्यक्ति के अधिकारों का हनन न हो। अब आइए जानते हैं सरकार के प्रकार। दोस्तों सरकार को निर्णय लेने और कानूनों का पालन करवाने यानी उन्हें बाध्य बनाने की शक्ति कौन देता है? तो आपको ये जानना ज़रूरी है कि सरकार जो भी निर्णय लेती है और जो कानून पालन कराने के लिए लोगों को बाध्य करती है, उसकी शक्ति उसे कहाँ से मिलती है। तो दोस्तों इसके लिए आपको ये जानना ज़रूरी है कि उस देश में या किसी देश में किस प्रकार की सरकार है।
तो सरकार का एक रूप है लोकतंत्र या डेमोक्रेसी। तो लोकतंत्र में लोग ही सरकार को यह शक्ति देते हैं, यानी लोकतंत्र ऐसी शासन व्यवस्था है जहाँ पे अंतिम सत्ता जनता के हाथ में होती है। तो लोकतंत्र जो व्यवस्था है वहाँ पर लोग सरकार को शक्ति देते हैं। लोग ऐसा चुनाव के माध्यम से करते हैं, वे अपने पसंद के नेता को वोट देकर चुनते हैं। एक बार जब कोई नेता या प्रतिनिधि चुन लिया जाता है तो ये लोग सरकार बनाते हैं। लोकतंत्र में सरकार को अपने निर्णयों और उठाए गए कदमों का आधार बताना होता है और सफाई देनी होती है। और एक दूसरी तरह की सरकार होती है जिसे राजतंत्री सरकार कहते हैं। तो लोकतंत्र एक सरकार है और राजतंत्री या राजतंत्र दूसरी सरकार है। राजतंत्र में क्या होता है, इसमें जनता नहीं बल्कि राजा या रानी के पास निर्णय करने और सरकार चलाने की शक्ति होती है। राजा के पास सलाहकारों का एक छोटा सा समूह होता है जिससे वह विभिन्न मुद्दों पर चर्चा और विचार विमर्श कर सकते हैं। अंतिम निर्णय लेने की शक्ति लेकिन अंत में राजा या रानी के पास ही होती है। और लोकतंत्र के समान राजतंत्र में राजा या रानी को अपने निर्णय के आधार नहीं बताने पड़ते हैं और न ही अपने लिए गए निर्णयों की सफाई देनी पड़ती है। तो लोकतंत्र में जहाँ पर सरकार जनता के प्रति उत्तरदायी होता है, वहाँ राजतंत्र में राजा या रानी जनता के प्रति उत्तरदायी नहीं होते हैं। लोकतंत्र में लोगों की भागीदारी उन निर्णयों को लेने में महत्वपूर्ण है जो उनको प्रभावित करते हैं। अब आइए जानते हैं लोकतांत्रिक सरकार या डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो है वो किसे कहते हैं। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि भारत एक लोकतंत्र है और इस लोकतांत्रिक व्यवस्था को पाने के लिए हमने बहुत लंबी लड़ाई लड़ी है। संसार में कई और ऐसे देश हैं जहां लोगों ने लोकतंत्र के लिए संघर्ष किया और लोकतंत्र की मुख्य बात यह है कि लोगों के पास अपने नेता या अपने प्रतिनिधि चुनने की शक्ति होती है। इसलिए एक अर्थ में लोकतंत्र लोगों का ही शासन होता है। लोकतंत्र का मूलभूत विचार ये है कि लोग नियमों में भागीदार बनते हैं। लोग नियम बनाने या कानून बनाने में भागीदार बनकर खुद अपने ऊपर शासन करते हैं। आज के समय में लोकतांत्रिक सरकार को प्रायः प्रतिनिधि लोकतंत्र भी कहा जाता है, क्योंकि लोकतंत्र में जनता स्वयं शासन करने के लिए अपने प्रतिनिधियों को चुनती है और वो प्रतिनिधि जनता के इच्छा और भावनाओं के अनुरूप उनके हित में निर्णय लेते हैं। प्रतिनिधि लोकतंत्र में सीधे भाग नहीं लेते हैं बल्कि चुनाव की प्रक्रिया द्वारा ये लोग अपने प्रतिनिधि चुनते हैं। तो दोस्तों, प्रतिनिधि लोकतंत्र जो होता है उसमें लोग सीधे या डायरेक्ट भाग नहीं लेते हैं, अप्रत्यक्ष रूप से अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से, जो कि चुनाव की प्रक्रिया द्वारा अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं और ये प्रतिनिधि मिलकर सारी जनता के लिए निर्णय लेते हैं। और आजकल कोई भी सरकार अपने आप को तब तक लोकतांत्रिक नहीं कह सकती है जब तक वह देश के सभी वयस्क नागरिकों को वोट देने का अधिकार न दे। यहाँ पर देखिए मतदान की प्रक्रिया चल रही है। यहाँ पे एक वृद्ध पुरुष मतदान करने के लिए जा रहे हैं, जिनके हाथ पर स्याही लगाई जा रही है। दोस्तों, कोई भी ऐसी सरकार जिसमें अपने आप को लोकतांत्रिक सरकार नहीं कह सकती है जहां पर लोकतांत्रिक प्रक्रिया का पालन नहीं किया जाता है। लोकतांत्रिक प्रक्रिया इस रूप में कि वहां पे सभी वयस्क नागरिकों को एक निश्चित आयु के बाद मत देने का अधिकार होता है और यदि ऐसा नहीं है, वहां पे सभी लोगों को या एक आयु प्राप्त लोगों को सार्वभौम मताधिकार की व्यवस्था नहीं है, तो वहां पर लोकतांत्रिक सरकार नहीं कही जाएगी। लेकिन ऐसा हमेशा नहीं था। आप ये सोच सकते हैं कि एक समय ऐसा भी था जब लोकतांत्रिक सरकारें जो होती थीं औरतों और गरीबों को चुनाव में भाग नहीं लेने देती थीं। अपने शुरुआती दौर में सरकारें केवल उन्हीं पुरुषों को वोट देने देती थीं जो पढ़े लिखे थे और जिनके पास अपनी संपत्ति होती थी। तो ये एक प्रकार से लोगों के जो राजनीतिक अधिकार थे उनका उल्लंघन या असमानता या भेदभाव को दर्शाता था, क्योंकि सार्वभौमिक मताधिकार की व्यवस्था नहीं थी बल्कि केवल उन्हीं पुरुषों को मत देने की व्यवस्था थी या मत देने का अधिकार था जो पढ़े लिखे थे और जिनके पास संपत्ति होती थी। इसका अर्थ ये होता था कि औरत और गरीब तथा अशिक्षितों को वोट देने का अधिकार नहीं था। और ऐसी स्थिति में देश उन्हीं नियमों के सहारे चलते थे जो ये गिने चुने पुरुष बनाते थे।
भारत में आज़ादी से पहले बहुत ही कम लोगों को वोट देने का अधिकार था, इसलिए जनता ने संगठित होकर इस अधिकार की मांग की। गांधी जी समेत कई नेताओं ने इस अन्यायपूर्ण व्यवहार का विरोध किया। उन्होंने जोर शोर से ये मांग उठाई। 1931 में यंग इंडिया पत्रिका में गांधी जी ने लिखा कि मैं यह विचार सहन नहीं कर सकता कि जिस आदमी के पास संपत्ति है वह वोट दे सकता है, लेकिन वह आदमी जिसके पास चरित्र है पर संपत्ति या शिक्षा नहीं है वह वोट नहीं दे सकता, या जो दिन भर अपना पसीना बहाकर ईमानदारी से काम करता है वह वोट नहीं दे सकता, क्योंकि उसने गरीब आदमी होने का गुनाह किया है। तो ये कुल मिलाकर सामाजिक और राजनीतिक भेदभाव का बहुत बड़ा उदाहरण था। भले ही अपने को सरकारें लोकतांत्रिक कहती रही हों, लेकिन पहले सभी लोगों को मत देने का अधिकार नहीं था। एक फैक्ट है, संसार में कहीं भी सरकारों ने स्वेच्छा से अपनी शक्ति लोगों के साथ नहीं बांटी। पूरे यूरोप और अमेरिका में महिलाओं और गरीबों को सरकार के कार्यों में भागीदारी के लिए संघर्ष करना पड़ा था। महिलाओं द्वारा मताधिकार के लिए किए गए संघर्ष ने प्रथम विश्व युद्ध के दौरान और मजबूती पकड़ी, और इस आंदोलन को महिला मताधिकार आंदोलन कहा जाता है, और अंग्रेजी में इसे सफ्रेज मूवमेंट कहा जाता है। सफ्रेज का मतलब होता है वोट देने का अधिकार। युद्ध के दौरान बहुत से पुरुष लड़ाई में थे, इसलिए महिलाओं को उन कामों को करने के लिए बुलाया गया जो पहले पुरुषों के काम माने जाते थे। जब महिलाओं ने विभिन्न प्रकार के काम करना और उनकी व्यवस्था करना शुरू कर दिया तो लोगों को यह देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि उन्होंने महिलाओं और उनकी क्षमताओं के बारे में क्यों इतनी गलत रूढ़िबद्ध धारणा बना रखी थी कि महिलाएं ये काम नहीं कर सकती और वो काम नहीं कर सकती। इस तरह महिलाओं को निर्णय लेने में समान रूप से योग्य माना जाने लगा, और महिला मताधिकार आंदोलन की साथियों ने सभी महिलाओं के लिए वोट देने के अधिकार की मांग की। उनकी आवाज़ सुनी जाए, इसके लिए उन्होंने जगह जगह पर अपने आप को लोहे की जंजीरों से बांधकर प्रदर्शन किया। उनमें से कई क्रांतिकारी महिलाएं जेल गईं और भूख हड़ताल पर बैठीं। दोस्तों, अमेरिका में औरतों को वोट देने का अधिकार 1920 में मिला, जबकि इंग्लैंड की औरतों को ये अधिकार कुछ सालों बाद 1928 में मिला था। तो आपको एक फैक्ट और बता देता हूँ कि सबसे पहले महिलाओं को मत देने का अधिकार न्यूजीलैंड में प्राप्त हुआ था। कौन सा सन है, किस वर्ष न्यूजीलैंड में महिलाओं को मत देने का अधिकार प्राप्त हुआ था, यानी महिलाओं को पुरुषों के समान मत देने का अधिकार सबसे पहले न्यूजीलैंड में मिला था? किस सन में, आपको ये कमेंट बॉक्स में बताना है। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। एनसीईआरटी 6वीं कक्षा का नागरिक शास्त्र, सामाजिक और राजनीतिक जीवन भाग 1 का तीसरा अध्याय, सरकार क्या है। इसमें आपने जाना कि सरकार क्या है, इसके कार्य कौन हैं, सरकारों के प्रकार कौन से हैं। इसके अलावा आपने जाना कि लोकतांत्रिक सरकार, प्रतिनिध्यात्मक लोकतंत्र क्या होती है, और महिला मताधिकार के संबंध में आपने पढ़ा। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।